Press the bell icon on the YouTube app to never miss a video from News Laundry. नमस्कार, एनएल इंटरव्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं अतुल चौरसिया। आज हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत है जिनके बारे में आप सब लोग बहुत अच्छे से जानते समझते हैं। उनकी फिल्में आप लोगों ने देखी हैं। फिर भी मैं एक बार जो एक औपचारिकता होती है उसके नाते बता दूं, हमारे साथ अनुभव सिन्हा हैं, वरिष्ठ फिल्मकार हैं। उनकी फिल्म मुल्क आपने देखी होगी, हाल फिलहाल में उनकी फिल्म आपने थप्पड़ देखी है, उसके अलावा आर्टिकल 15 देखी होगी। और इसके अलावा भी उनकी बहुत एक्टिव गतिविधि रहती है सोशल मीडिया पर, ट्विटर पर। तमाम मुद्दों पर आप लोग उनके बारे में जानते समझते हैं। आज जो मौका खास है उनसे बातचीत करने का हमसे, वो हाल फिलहाल में उनके द्वारा बनाया गया एक वीडियो एल्बम है। और वो अपने आप में इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है कि वो भोजपुरी का रैप है, पहला मेरे ख्याल से भोजपुरी में आया रैप सॉन्ग है। ये आप लोग 20, 25, 30 साल हो गए बॉम्बे पहुंचे, तो और मेरे ख्याल से इतना ही करीब करीब समय हो गया मनोज जी को भी पहुंचे वहां पर। तो ये जो जोड़ी बनी, ये जो कॉम्बिनेशन हुआ और ये जो वीडियो आया वो भोजपुरी को लेकर, वो इतना समय क्यों लगा आने में? ये थोड़ा पहले भी आ सकता था क्योंकि भोजपुरी आप दोनों लोगों की मदर टंग रही। मनोज का मेरा रिश्ता तो एक्चुअली बम्बई आने से पहले का है, दिल्ली का है। 1989-90 से हमारी दोस्ती है। जी जी। और फिर यहाँ आने के बाद जो मैंने पहला सीरियल किया था उसमें मनोज था भी। जी उसके जी। बाद काफी कई बार हम लोग मिले, ऐसा हुआ कुछ बात काम करें, लेकिन वो समाउ वर्कआउट नहीं हुआ। पर हमारी दोस्ती में कभी कोई कमी नहीं रही। जी जी। ये वीडियो भी मनोज के साथ करने का ऐसा कोई इरादा नहीं था, क्योंकि मनोज कोई गायक नहीं है तो दिमाग में ऑटोमेटिकली उसका नाम नहीं आया। हम्म। लेकिन ये माइग्रेंट्स के ऊपर एक भोजपुरी में कुछ करने का मेरा मन बहुत लंबे समय से था। मेरी जानकारी में बहुत सारे भोजपुरी ऐसे भाषी थे जो भोजपुरी संगीत को कंज्यूम करना बंद कर चुके थे। तो मैंने कहा उनके लिए कुछ बनाता हूँ। तो ये बहुत समय से चल रहा था, लेकिन हमेशा से मन में ये था कि माइग्रेंट्स के लिए बनाऊंगा। और वो करते करते अब जाके हुआ। और अब जाके इस वक्त माइग्रेंट्स की का जो मुद्दा था वो ज्यादा सामयिक भी था। और तो मनोज का भी आना एक संयोगी हुआ। एक दिन अचानक मनोज से बात हुई। हालांकि मेरा जो एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर है सागर, उसने गाना सुनते ही बोल दिया था कि ये मनोज बाजपेयी को गाना चाहिए जी। तो मेरे कहा नहीं यार, जाने दो, बहुत टाइम लग जाएगा उसको। पर वो फिर अचानक मनोज की और मेरी एक दिन बातचीत हुई। मैंने उसको व्हाट्सएप पे गाना भेजा, उसने गाना सुन के मुझे फोन किया, बोला करते हैं। तो मैंने कहा चलो करते हैं। हर चीज अपने को लगातार समय के साथ बदलती चलती है, तो परिवर्तन जिस लिहाज से होता है, तो ये देख रहे हैं कि एक नया एक्सपेरिमेंट किया भोजपुरी में आपने, वो रैप है। रैप में भोजपुरी को लाना मतलब अभी तक नॉर्मल हिंदी का की शुरुआत ही ठीक से नहीं हुई है। रैप में आपने भोजपुरी में ले जाके उसको खड़ा किया। इस पर कोई बहुत सोची समझी वो थी कि मतलब ये आपके पास जब गाना आ गया तो इसको एक साधारण गाने में भी एक बहुत यूफोरिक, बहुत भावुक तरीके के म्यूजिक में भी ढाला जा सकता था, लेकिन आपने बहुत अग्रेसिव रैप को दिया, क्योंकि रैप बहुत अग्रेसिव फॉर्म मानी जाती है। मैं इसको जोड़ना चाह रहा था यंगस्टर्स के साथ, जो दुनिया की कंटेम्प्रेरी आज की चीजें सुनते हैं, उसको ये एक आर्केइक पुरानी चीज ना लगे। तो इसलिए जो उसमें सबसे जो कूल और हिप चीज है वो हिप हॉप है। और चूंकि हिप हॉप प्रोटेस्ट की भाषा है और ये गाना प्रोटेस्ट का था, ये कविता प्रोटेस्ट की थी, तो दोनों साथ मिल गए अचानक अपने आप। और मुझे इस बात की बड़ी खुशी है कि एक भोजपुरी के कवि को जब मैंने बोला कि रैप लिखेंगे तो बोले हाँ ट्राई करूंगा सर। और जो उन्होंने लिखा तो इतना अद्भुत लिखा कि मतलब दिल खुश हो गया। आपके बारे में ये हमने कहीं सुना पढ़ा कि आपकी माताजी पूरी तरह से भोजपुरी बोलती थी और उसकी वजह से आपका एक लगाव रहा इस भाषा से। और कहीं हमने क्या कि तो ये कहीं ना कहीं उसको एक बार रिकनेक्ट करने का उस भाषा से प्रयास था कि माताजी भी उसी भाषा में केवल कम्युनिकेट करती थी। प्रयास नहीं था एक्चुअली। मेरी माँ को ना मेरी माँ का देहांत हुआ 2012 में। जी जी। तो उसको मेरी फिल्में अच्छी लगती थी। अच्छा। क्या बनाते थे, रावण, 10, कैश, मारपीट करते रहते हैं लोग। तुम बिन अच्छी लगी थी, उसके बाद मेरे को पिक्चर नहीं अच्छी लगती थी। हाँ। तो वो मेरे को एक बड़ा मलाल रहता था कि आपकी माँ को आपका काम नहीं अच्छा लगे। हाँ। फिर वो 2012 में चली गई। अचानक घर में जो भोजपुरी की एक माहौल था, आवाज थी, वो चली गई घर से। मतलब मैं जब देर रात को घर में पहुंचता था तो अपने बेडरूम से उनकी आवाज आती थी,
आ गए। हाँ। तो मेरा एक फेवरेट मजाक था कि नहीं थोड़ी देर में आऊंगा। तो, तो मम्मी का जाना, कैसे वो भोजपुरी में जो म्यूजिक है ना वो मेरे जीवन से चला गया। बिल्कुल। तो वो शायद उसकी, ये मैं अनजाने में हुआ है, अब मैं सोच पा रहा हूँ। हाँ। तो वो कमी खलनी शुरू हुई और मेरी बेचैनी बढ़ी कि मैं करता हूँ कुछ भोजपुरी में करता हूँ। मेरे अब जब हाइंडसाइट में देख रहा हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि वो माँ के जाने से इसका जुड़ाव है शायद। जो गाने के बोल हैं ऑब्वियसली एक 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 मिडिल क्लास नॉस्टैल्जिया जो है उससे ज्यादा इंस्पायर्ड लग रहे हैं कि ऐसा आदमी जो गांव में भी बहुत अ, अच्छी स्थिति जिसकी थी, जिसका 2 बीघे में घर है, वो यहाँ आके और अब वो अपनी मिट्टी को मिस कर रहा है। मेरी एक लड़ाई रहती है मेन स्ट्रीम की। ठीक बोल। मैं वो सिनेमा या वो संगीत नहीं बनाना चाहता जो सिर्फ उनको ही समझ में आए और पसंद आए, जो जो एक्चुअली कुछ करने वाले नहीं है उस विषय में। तो मैं हमेशा, मेरी लड़ाई रहती है मेन स्ट्रीम की। तो उस मेन स्ट्रीम को करने के प्रोसेस में, तो जैसे आर्टिकल 15 जो है वो जाति व्यवस्था पर कोई हिंदुस्तान की पहली पिक्चर नहीं थी। ठीक बात। हाँ। उसका चर्चा इतना क्यों हुआ कि वो मेन स्ट्रीम हीरो के साथ बनाई हुई मेन स्ट्रीम फिल्म थी जिसने बॉक्स ऑफिस पर 70 करोड़ रुपए का हाँ। बिजनेस किया। yes, उससे भी लोगों को शिकायत थी कि वो ब्राह्मण हीरो था, था। ब्राह्मण आया, छोटी जात के लोग, वो जायज है, वो हम्म, शिकायत जायज है। हम्म, पर एक सत्य ये भी है कि उस मेन स्ट्रीम फिल्म और उस 70 करोड़ बिजनेस के कारण हम्म, उस फिल्म पर और उस जाति व्यवस्था पर देश में बड़े स्तर पर बातचीत हुई। हमको इस बात की खुशी होनी चाहिए कि कम से कम हम्म, वो मुद्दा जो आज से 3-4 महीने पहले मेन स्ट्रीम था, हम्म, जो लोगों को बड़ा ग्लैमरस, शायद गलत शब्द है, लेकिन लोगों को बड़ा हिप डिस्कशन लग रहा था कि अरे यार ये लोग 1500 किलोमीटर पैदल जा रहे हैं, बदल क्या जा रहा बात है, सो कूल। वो सडनली वो एक हमारे हम लोग तो ऐसे भी आजकल भागते रहते हैं ना एक मुद्दे से है। हाँ, दूसरे मुद्दे पे। कुत्ते तो हम वहां से रहे। भाग गए, इस मुद्दे को भूल गए। ये गाना कम से कम महीने 2 महीने के लिए उस मुद्दे को दोबारा मेन स्ट्रीम करता है। पकड़ने की कोशिश करता है। ठीक बात। इस विषय के खुश होना चाहिए। ऑफ कोर्स कमियां होती हैं, हर चीज, सब चीज थोड़ी एड्रेस हो जाएगी एक ही गाने में। ये जो मीडिया का रवैया रहा इस पूरे मामले में, रिया चक्रवर्ती के मामले में, टेलीविजन किस मीडिया का जो रवैया रहा, किसका किसका रवैया? टेलीविजन मीडिया का जो रवैया रहा उस अच्छा, है पर क्या अभी आजकल, मुझे पता नहीं है। उस पर क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण चीज है, क्योंकि मुझे लगता है कि हम लोग चूंकि न्यूज लॉन्ड्री से जुड़े होने के नाते, मीडिया वॉचडॉग प्लेटफॉर्म से जुड़े होने के नाते, ये बहुत जरूरी मसला है कि जिस तरह से एक एक अनैतिक स्तर पर जाकर रिया चक्रवर्ती का डिमोनाइजेशन किया गया, परिवार को तहस नहस किया है मीडिया ने। हम लोग कर सकते हैं लेकिन उसकी एक लिमिट है, उसकी एक एक सीमित पहुंच है। फिर भी मैं चाहूंगा कि कम से कम आप, अनुभव सिन्हा, अपनी बात बताएं कि मीडिया टेलीविजन की न्यूज कवरेज पे। टेलीविजन न्यूज इज डेड। उसके हम्म, बारे में बातचीत करना बंद कर देना चाहिए। एक फिल्म स्टार ने तथाकथित रूप से आत्महत्या की है, जी। या हो सकता है कि उसकी हत्या हुई हो, ठीक है। हिंदुस्तान की 5 बड़ी एजेंसीज हैं, उसकी वो जांच करें। 5-6 बड़ी एजेंसी उस पर जांच कर रही है। उन्होंने, उनको एक कोई दोषी भी लगा तो उन्होंने उसको गिरफ्तार भी कर लिया। जी। तो या तो हमें उन 5 एजेंसियों पे भरोसा नहीं है कि हम भी खुद इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। मैंने एक न्यूज चैनल नाम की एक चीज थी, उसको मैंने देखा, उसने अपना फॉरेंसिक एक्सपर्ट हायर किया था, और वो फॉरेंसिक एक्सपर्ट एक खातून थी, वो कुछ बता रही थी कि ऐसा 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 ऐसा। तो मतलब अब टेलीविजन न्यूज चैनल का एक फॉरेंसिक एक्सपर्ट भी है। आज हम देख रहे हैं कंगना रनौत जैसे लोग इतने मुखर हैं कि एक बहुत साफ स्पष्ट बंटवारा हो गया है फिल्म इंडस्ट्री में, पॉलिटिकल भी। एक तरफ विवेक अग्निहोत्री और इस तरह के लोग हैं, कंगना रनौत जैसे लोग, दूसरी तरफ लिबरल थॉट्स के लोग हैं या फिर चुप हैं। ये बंटवारा इतना मुखर आज की तारीख में क्यों? अब वो पुराने वैल्यूज फिल्म इंडस्ट्री के खत्म हो गए हैं, जो बहुत ही सेकुलर, बहुत ही प्रोग्रेसिव वैल्यूज थे। नहीं, खत्म नहीं हो गए। जैसे मैंने कहा कि ये दौर पोलराइजेशन का है। ये दौर है कि दो एक्सट्रीम के लोग बहुत ऊंची ऊंची आवाज में बहस करें। ये वो दौर है, पूरी दुनिया का दौर है। आप देख लीजिए, जो पाले की दाईं तरफ है वो लोग कम है, लेकिन हल्ला बहुत हो रहा है, उनकी आवाज ज्यादा है। ज्यादा है। उनकी आवाज ज्यादा है। जैसा कि मैंने कहा, जो बाएं बाईं तरफ है पाले के, वो जी। लोग, उन लोगों को ये आदत है कि मैं बोलता हूं तो आप सुने। हम्म,
तो वो फिर अब कैसा बुरा लगेगा ना कि छन्नू लाल मिश्रा जी कॉन्सर्ट कर रहे हैं और वो चिल्ला चिल्ला के कह रहे हैं कि सुनो सुनो मेरा गाना सुनो, कितना अजीब लगेगा ना। एक बात, तो छन्नू लाल मिश्रा जब स्टेज पे आते हैं, वो बैठते हैं तो शांति। ताली बजती है और शांति होती है कि अब ये गाएंगे। हम्म, तो छन्नूलाल मिश्रा उसी स्टेज पे जाएंगे ना, वो बेचारे उस स्टेज पे क्यों जाएंगे जहां उनको बोलना पड़े कि मेरा गाना सुनो। तो मुफ्त में बस इतना ही। पूरा इंटरव्यू देखने के लिए आप newslaundry.com को सब्सक्राइब करें। मीडिया को किसी भी तरह के कॉरपोरेट या फिर विज्ञापन या फिर राजनीतिक दलों के जो दबाव से बचाने की जिम्मेदारी है, वो सबसे ज़्यादा आपके ऊपर है। यानी कि इसके जो पाठक हैं, इसके जो दर्शक हैं, इसके जो श्रोता हैं, वो अपनी भूमिका निभाएं। इसलिए न्यूज़ लॉन्ड्री को सब्सक्राइब करें और गर्व से कहें, मेरे खर्च पर आज़ाद हैं खबरें।